So, a very good morning to one and all. So, today we are going to cover the ectoparasitic disease in fishes in continuity with the previous classes. So, basically, all of you are knowing that what is a parasite? Parasites are those organisms which lives on the expense of others. So, there are two types of parasites. These are the ectoparasites or endoparasites. Ectoparasites means external parasites, those who live outside the body, and endoparasites, those which lives inside the body cavity, isn't it? So basically, what is the problem we face in recognition of these parasites? So how you are going to recognize all these fish parasites? क्या हो सकता है, कैसे हम पहचान सकते हैं? सबसे पहले कोई भी पैरासाइट जो एक फिश में एक इन्फेक्शन क्रिएट किया हो, एक बार जस्ट जब वो स्टेब्लिश हो जाए एक होस्ट में, तो वो क्या क्या चेंजेस ला सकता है. So basically there are similar changes that you can see in case of other diseases, that the first and foremost thing, if there is an external parasite, you can see that their color may change, their color may fade out, their body shape, condition and or behavior will be normal. So these are the basic signs, okay, through which you can know that your fish is unwell, your fishes are unwell. Then the fish may refuse to feed or overfeed and trailing fecus appear at event. क्या होता है कि आप जब भी इनको फीड करवा रहे होते हैं तो मछलियां फीड नहीं लेंगी, या जो फीकल मैटर है, आप देखेंगे ट्रेलिंग फीकल मैटर, एक धागे नुमा जो है वो फीकल मैटर उसके भेंट से बाहर निकलता हुआ आपको दिख सकता है. तीसरा क्या है, कंडीशन ऑफ द फिन्स एंड गिल्स विल डेटोरिएट. मीन्स जो गिल्स की जो कलरेशन होती है, जो आपका रेड कलर का गिल होगा, वो कलर जो है आपका वो एग्जैक्ट दिखेगा नहीं, रेड कलर का नहीं दिखेगा, वो थोड़ा पेल कलर का दिखेगा, रेड दिखेगा. जो फिन्स है वो हो सकता है उसमें कुछ मतलब कुछ पिन साइज्ड हेमोरेजेज आपको दिख सकते हैं, या फिर जो फिन का कलर है, फिश का कलर है, वो फेड आउट हो सकता है. या in case of if there is a heavy load of parasites, these external parasites, then fish may be clamped together. तो उनको क्या होता है कि जो फिन जो होता है वो इजीली ऑपरेट नहीं कर सकते, वो मूवमेंट आराम से नहीं कर सकते, ठीक है. द फिश मे नॉट कीप इट्स स्विमिंग पोजीशन. तो फिश जो है, और जब फिन ही काम नहीं करेगा तो फिश क्या होगा, उसकी जो मूवमेंट होगी वो कहीं ना कहीं आपको उनकी मूवमेंट जो है वो एक अलग तरह की दिखेगी, जैसा एक स्वस्थ मछलियों में नहीं होता है. और इसके साथ साथ जो इसके सेकेंडरी इफेक्ट क्या होते हैं, अल्टीमेटली दे मे लीड टू लेस ग्रोथ, ठीक है. जो ग्रोथ होगा वो स्लो होगा, जो एबनॉर्मलिटीज होगी, जो इंजरी होगी, दे विल इनवाइट अदर अपॉर्चुनिस्ट पैथोजेंस टू इन्वेड, ओके, टू प्रोलिफरेट. तो बेसिकली जो डिजीज के काउज होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, आप सभी लोग इससे परिचित हैं, हम लोग कई एक बार इन चीजों की का डिस्कशन कर चुके हैं. पहला है बैड वाटर क्वालिटी है, मतलब जो वाटर क्वालिटी है यदि पुअर है, ऑर्गेनिक लोड बहुत ज्यादा है, या फिर इनअप्रोप्रिएट डाइट आप सप्लीमेंट दे रहे हो, ठीक है, तो इसके कारण से मछलियां बीमार हो सकती हैं. टेम्परेचर जो फ्लक्चुएशन होता है वो बहुत रैपिड फ्लक्चुएशन हो रहा हो, in that case it may cause immunosuppression, okay. Then any kind of stress, either it may be physical, chemical or biological hazard may cause stress to fishes. Bullying means if you are rapidly मतलब आप मछलियों को क्या कर रहे हो, बराबर आप नेटिंग कर रहे हो, उसको हैंडलिंग कर रहे हो, ठीक है ना, एक एक मतलब लगातार आप कर रहे हैं, फिश को हैंडलिंग कर रहे हैं, तो ये इससे क्या होता है कि मछलियां जो इंजर्ड हो सकती हैं, उनके स्केल इरोड हो सकते हैं, और स्केल इरोड होने पर वहां पे इजीली पैरासाइट अटैच हो सकते हैं और वो प्रोलिफरेट कर सकते हैं. और अदर काउजेस क्या क्या है, अदर काउजेस जितने भी आपके कॉन्टेजियस डिजीजेस हैं, लाइक वायरल डिजीजेस, फंगल इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड दीज पैरासाइट्स. आज जो हम लोग देखेंगे सबसे पहले आर्गुलस. आपने कई एक बार अपने लैब में देखा भी होगा, जो फीस लाउस हम लोगों ने कलेक्ट किया है मछलियों से. तो फीस लाउस को आपको यदि एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स उसको डिफाइन करना हो तो हाउ विल यू डिफाइन इट.
तो फीस लाउस और फीस लाइस, हिंदी में इसको चिलर बोलते हैं, ठीक है, जैसा जूम होता है, जैसे हमारे ह्यूमंस में होता है। सो बेसिकली दीज आर द फ्लैटेंड क्रिएचर्स, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, ठीक है, अबाउट एज लार्ज एज अ वाटर फ्ली। जो वाटर फ्ली होते हैं उतने, आप एकदम मक्खी जितनी बड़ी आप देखते हो ना, एकदम छोटी वाली, उतनी बड़ी तक वो जो है वाटर फ्ली जितनी बड़ी तक हो सकती है। एंड बेसिकली दे belongs to the branchiura or gilltails, a group of crustacea. So basically these are they belongs to the crustacean group। और ये जो होते हैं आपके कहाँ कहाँ आप देख सकते हैं, जो गिल हो सकता है, गिल रीजन के पास या टेल रीजन के पास, वहां देख सकते हो 8 लेग्स होते हैं और ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं। क्लियर? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? आगे बढ़ते हैं हम लोग स्लाइड में। So now you see, Argillus is a louse-like parasite having flat body, generally called the fish louse, and this is one of the most widespread crustacean ectoparasite. Okay, the name is basically the Argillus siamensis. Argillus siamensis. It is this species is originated from China and later on spread throughout the worldwide. Okay. अभी जो इंडियन कॉन्टिनेंट के में हम लोग देखें तो यहाँ पे कुछ स्पीसीज हैं जो आर्गुलस की प्रिडोमिनेटली आप देख सकते हो वेस्ट बंगाल रीजन या हमारे बिहार या उनसे सटे हुए एरिया में आर्गुलस फोलियासियस। आर्गुलस फोलियासियस, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, सभी पैरासाइट को एक ऑप्टिमम इन्वायरमेंट की जरूरत होती है और एक डिफिनिट क्लाइमेट में वो सरवाइव करते हैं और प्रोलिफरेट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पैरासाइट्स भी होते हैं जो ट्रांसबाउंडरी डिजीज आउटब्रेक कर सकते हैं। दे कैन रेजिस्ट, दे कैन सस्टेन, दे कैन मॉडिफाई देयर बायोलॉजिकल बिहेवियर, देयर फिजिकल टॉलरेंस टू अदर पैरामीटर्स, ठीक है। तो this is one of the most widespread crustacean ectoparasite of freshwater fish in the world. Then after copulation of these females, the male leaves the host, ठीक है। एक बार मेल पॉपुलेट किया फीमेल्स के साथ, देन इट विल लीव्स द होस्ट, देन इट लेज स्टिकी एग्स ऑन द सबमर्ज्ड वेजिटेशन, रॉक्स, स्टिक्स etc। ये बायोलॉजिकल बिहेवियर जानना क्यों जरूरी है? सो दैट वी कैन कंट्रोल द इंटरमीडियरी थिंग्स which can help the proliferation of these parasites. Like there may be some sticks, there may be some weeds, aquatic weeds on which they can lay their eggs, है ना। तो क्या होता है, आफ्टर कॉपुलेशन फीमेल जो है वो होस्ट को लीव करी, मेल आफ्टर कॉपुलेशन मेल विल डाई ऑफ। ये फीमेल फिर क्या करेगी, उस जितने भी एक्वेटिक वेजिटेशन है या कोई भी स्टिक है, रॉक है, वहां पर जाके अपने एग को ले करती, ठीक है। Then once their spawn will over, females may die out। Okay, फिर क्या होता है, these stages developed within the eggs which hatch as metanoply। Okay, so basically हम लोग इसके लाइफ स्टेज के बारे में देखेंगे। there are different life stages, जैसा आप अदर क्रस्टेशियन स्पीसीज में देखते होंगे कि किसी तरीके से अदर डेवलपमेंटल स्टेजेस एंड फाइनली एडल्ट, ऑल 3 लिविंग स्टेजेस आर पैरासिटिक स्पीसीज। So you see, this is the host. Once the female copulated and they are buried, they just leave this host. They release their uh, egg on the substratum provided by the different like it may be stick, it may be that may be aquatic vegetation or whatever। so एक बार ये एग ले आउट हो गया, आप देखिए ये एक इसकी जो आर्गुलस का जो एग होता है ना, वो आप स्ट्रिंग नुमा देख सकते हो, जैसे आप एक स्ट्रिंग देखते हो ना, एक धागे नुमा, तो उसपे एक बहुत अच्छे तरीके से आप वो स्ट्रिंग को ऑब्जर्व कर सकते हो। इवन इन एक्वेरियम यू कैन ऑब्जर्व इट इफ यू आर गोइंग टू कल्चर दिस आर्गुलस स्पीसीज। ओके, लेटर ऑन आफ्टर द वेरियस नोप्लियस स्टेजेस they converted into metanopleus, and after these stage these metanopleus become parasitic to this host। क्लियर? और ये मेटानोप्लियस क्या करेगा, तब जाके ये स्टिक करता है। यहां तक क्लियर है? आगे देखते हैं कि इसके क्या क्या पार्ट होते हैं, कैसे ये जो आर्गुलस का डिफरेंट पार्ट है वो हेल्प करता है। तो बेसिकली देयर आर 2 लार्ज सकर्स
for attaching to the skin of his host. You see, these are the two large suckers. ये राउंड शेप जो आप देख रहे हो ना, ये सकर्स होते हैं. ये हेल्प क्या करते हैं? अटैचमेंट के लिए. ठीक है. और इनका कलर कैसा हो सकता है? तो कलर जो है वो वेरी हो सकता है. ठीक है. ये हो सकता है लाइट ग्रीन टू ग्रीनिश येलो एंड ब्राउन. एंड ये कलर वेरिएशन क्यों होता है? ये कलर वेरिएशन होता है एक्चुअली इनके अंदर जो एग ले होते हैं, जो एग जो होता है, जो जो एग का डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज होता है, उनके डेवलपमेंटल स्टेज होने के कारण इनके कलर डिफरेंशिएट होते हैं. हालांकि ये बेसिकली ट्रांसपेरेंट, आप इसको बिल्कुल व्हाइट कलर में आप देखे होंगे, लेकिन जब ये मतलब क्या बोलते हैं, जब उनमें एग काफी ज्यादा स्टोर होगा तो ये आप इनको ब्लैक पैचेज इनके बीच में आप देख सकते हो. तो बेसिकली दीज आर द एग्स. ओके. So, if parasite is well fed, its color will be darker due to filling with the blood of the host. ठीक है. तो दो चीज है. एक तो एक यदि उसमें एग्स हैं, इसके कारण आपको कलर डिफरेंशिएशन आप देख सकते हो, या फिर उनका एब्डोमेन फिल है क्योंकि ये ब्लड सक करते हैं. पैरासाइट के बहुत और बहुत सारे ऐसे आर्गुलस हैं जो इंटरमीडियरी होस्ट का काम करते हैं अदर पैरासाइट्स के लिए. So sometime argulus may act as a parasite for those hyperparasite which proliferate on these, which colonize on these parasites and they feed on these parasites. ठीक है. Parasite, there are, what I have told you, there are two terms, the parasite and the hyperparasite. Mean the parasite, those parasitic organisms which parasite the parasitic organism are hyperparasite, which live on the expense of the parasitic organism are called hyperparasitic organism. Called, okay. और पैरासाइट क्या हो गया? जो पैरासाइट फिश पे जो डायरेक्टली होस्ट के एक्सपेंस पे लाइव करता है. क्लियर. और हाइपर पैरासाइट क्या होता है? जो पैरासाइट के हेल्प से अपने फीड को गेन करते हैं. नाउ क्लियर. So how will you remove all these argulus and how will you treat these argulus species? So basically, you can visualize it if they are larger enough. If the size is very big, you can look it. Or otherwise, you have to very keenly observe the surface of the fishes. जो फिश की सरफेस है, आप उनके फिन्स के पास देखें, आप उनके कॉर्डल पेडंकल के पास देखें, उनके हाइट्स को देखें. हाइट्स मतलब जो हिडन रीजन है, जैसे जो पेक्टोरल गर्डल है या पेल्विक गर्डल है, ऐसे रीजन्स में आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो आपको हो सकता है कि वहां पे ये इस तरह के पैरासाइट मिल जाए. आप इनको कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो यदि हमको जिस समय डायग्नोसिस करना हो थ्रू बाय यूजिंग फोर्सेप एंड यूजिंग द माइक्रोस्कोप, देन रबिंग ओवर द स्किन ऑफ द फिशेस हेड टू टेल. यानी जो वेट माउंट प्रिपरेशन करते हैं हम लोग, वेट माउंट प्रिपरेशन से कर सकते हैं वेदर इज देयर एनी काइंड ऑफ एग व्हिच इज स्टिक्ड ऑन दिस फिशेस. ठीक है. अब क्या होता है? डोजेस ऑफ द केमिकल. अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ये डिफरेंट डिफरेंट केमिकल हैं जिनसे हम ट्रीट कर सकते हैं. दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं इन केस ऑफ आर्गुलस में. एक होता है फिजिकल. फिजिकल में हम लोग वी आर मिनिमाइजिंग द पॉपुलेशन. हालांकि अब फिजिकल लोग नहीं यूज करते बिकॉज दिस इज वेरी लेबोरियस टास्क. हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज देयर बायोलॉजिकल फेनोमेना एज ए टूल ऑफ रिमूविंग दीज पैरासाइट्स. कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो आर्गुलस पैरासाइट्स हैं ये अपने एग ले करते हैं किस पे? एक हार्ड सबस्ट्रेटम पे. तो इन बिटवीन ऐसे तालाब बेसिकली जहां पर भी ये आर्गुलस इन्फेक्शन होता है, ये आर्गुलस इन्फेक्शन आप बेसिकली वहां पे ज्यादा देखेंगे जिस तालाब में ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा हो, यानी मक फॉर्मेशन हो गया. जो मड फॉर्मेशन होता है वो बहुत ज्यादा मक है. ठीक है. तो ड्यू टू इनसेनिटेशन ऑफ दिस पोन ये जो पैरासाइट्स हैं वो ग्रो करते हैं. ठीक है. अब होता क्या है? जैसे आप लोग भी देखते हो कि जो लोग साफ सुथरा नहीं रहते हैं उनमें आर्गुलस या लाइस का मतलब कि जो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटीज होती हैं वो ज्यादा होती है. ओके. बिकॉज दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद द सैनिटाइजिंग एजेंट और डिटर्जेंट और वट एवर सोप यू आर यूजिंग. फिर क्या होता है? डोजेज ऑफ द फिजिकल मेथड्स में हम लोग सबस्ट्रेटम को प्रोवाइड करते हैं और सबस्ट्रेटम को प्रोवाइड करने के बाद एक सप्ताह से अंदर, क्योंकि इनका जो डेवलपमेंटल स्टेज होता है बेसिकली जो 1 वीक का होता है, तो हम लोग हमेशा 2 से 3 दिन पे उसको
जो सबस्ट्रेटम डालेंगे और फिर उसको रिमूव करेंगे, सबस्ट्रेटम डालेंगे एंड रिमूव करेंगे, और हम ये इंश्योर होंगे वेदर देयर इज एनी काइंड ऑफ स्ट्रिंग प्रेजेंट ओवर द सबस्ट्रेटम दैट वी हैव प्रोवाइडेड। क्लियर? केमिकल ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है? केमिकल ट्रीटमेंट में आप जा सकते हो, कोई भी ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड है, यदि चाहे वो साइपरमेथ्रिन हो, डेल्टामेथ्रिन हो, बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट हैं आपके मार्केट में, जैसे कि बुटॉक्स हो गया, जैसे कि क्लीनर हो गए, ये सब सारे एजेंट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये गाबा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, जिनसे जो ये पैरासाइट होते हैं वो किल हो जाते हैं। क्लियर? आगे बढ़े हम लोग। Because of their size, older stages of Argillus can be diagnosed with the naked eye. The parasites are visible moving on the host or swimming in the water. ठीक है, तो आप इनको मूवमेंट करते हुए देख सकते हैं। कहाँ पे? एक्वेरियम में। क्या आप तालाब में देख सकते हैं? बिकॉज दिस इज वेरी टाइनी क्रिएचर्स टू लुक इनटू द पॉन्ड। ओके, तो आप एक्वेरियम में देख सकते हो। द पैरासाइट्स कैन ऑल्सो बी आइडेंटिफाइड ऑन अ वेट माउंट ऑफ द अफेक्टेड टिश्यूज। जो पैरासाइट्स होते हैं, आप उनको वेट माउंट्स प्रिपेयर करके आप ऑब्जर्व कर सकते हो माइक्रोस्कोप में। And these captured fishes should be examined quickly because Arculus may rapidly leave the fish once it is disturbed or removed from the water. So basically, in the diagnosis of disease, this is a very, very critical stage when you are dealing with the disease. Clear? जब भी आप डील करें, यदि ज्यादा उनमें मतलब मछली ज्यादा स्ट्रेस में जाएगी तो वो वोलाटाइल हो जाती है, मतलब आप उनमें छटपटाहट देख सकते हो। ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो तुरंत लीव कर जाती है, तो दे कैन परसेप्ट द थ्रेट विथ अलोंग विद देयर होस्ट, तो दे आर सो क्लेवर। आप लोग यहाँ देख सकते हो कि ये एक कोई कार्प है जहाँ पर काफी सारे आर्गुलस जो है ये अटैच होके हैं। दीज कैन बी इजीली सीन विद अनएडेड आई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आर्गुलस की आई स्पॉट्स हैं वो क्लियरली विजिबल है। ये देखो, बेसिकली हम लोग एक स्पीसीज पकड़ते हैं, यहाँ पे तो एक लंप है, गुच्छा है। ये देखो, ये एक सिंगल स्पीसीज है। यू सी दिस वन इज द वेरी बिगर वन, इजंट इट? तो आप यहाँ देखो, ये दो आई स्पॉट आपको इजीली ऑब्जर्व हो रहे हैं ना, ब्लैक कलर के, दिख रहा है सभी को? यस सर। हाँ। और ये जो बीच वाला एक रीजन है ना, जहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, ये ग्रीन ऑरेंज या इस तरह के रंग कलर देख सकते हैं, ये इसका एग। ठीक है, ये एग जो होता है जो वो कैरी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो थ्रू मतलब इसके आप पहचान सकते हो बेसिकली कि आर्गुलस इन्फेक्शन है। ठीक है, ये देखिए हैवीली इन्फेस्टेड कोई है, ये काफी ज्यादा, आप यहाँ से यहाँ तक पूरा एकदम ब्लैक देख सकता है। कभी कभी यदि आप इसको गौर से नहीं देखेंगे ना, तो ऐसा लगेगा जैसे कि गंदगी लगी हुई है, कुछ कीचड़ जैसा लगा हुआ है, बट बेसिकली दीज आर द आर्गुलस इन्फेस्टेशन। ओके, आर्गुलस का फर्स्ट स्टेज जो होता है मेटानोपलियस, ठीक ना, और ये ही जो है ये स्विमिंग स्टेज होता है, और ये जाकर के आपको फर्दर फिश पे वो आराम से अटैच हो जाता है, और फिर फर्दर उसका डेवलपमेंटल स्टेज बढ़ता चला जाता है, और वो एडल्ट होते हैं और फिर वो होस्ट को लीव कर देते हैं। तो यही इसका एक शॉर्ट मैकेनिज्म है। नाउ सी एंकर वर्म, दूसरा स्पीसीज के बारे सर, में। हाँ, यस प्लीज। सर तो कौन सा केमिकल यूज करेंगे आर्गुलस को कंट्रोल करने के लिए? To control the Argillus, you can use any kind of organophosphate agent like cleaner. This is the commercial product which contains organophosphate, ठीक है, या बोटॉक्स यूज कर सकते हैं आप, या साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, इस तरह के कोई भी कॉपर केमिकल आप सल्फेट? यूज कर सकते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट सर? no, not copper sulfate. Copper sulfate is not to do with anything with this parasite, because these are the crustacean parasite. Okay, शुगर organophosphate सॉल्यूशन सर? compound, copper sulfate is completely different. Organophosphate compound, am I clear? ओके सर। Now see, the another one is the anchor worm or Lernia. उस स्लाइड में किसी को कुछ पूछना हो आर्गुलस से रिलेटेड? कोई डाउट? नो डाउट, ओके। देन सेकेंड वन इज एंकर वर्म, लर्निया जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है? लर्निया। एंकर वर्म इसका नाम क्यों पड़ा?
हम लोग पहले इसकी एक पिक्चर देखते हैं। यू सी, आप इनके दो हुकलेट्स देख सकते हो, लुक्स लाइक अ एंकर ना, एंकर जैसा दिख रहा। ये एक मिनट, सी सी दैट वन वाज द अर्गासिलस। यू सी, यहाँ पे 1 2 3 4 4 हुकलेट्स आप दिखेंगे एकदम ऐसे एंकर करके ये रहता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, इनका एग स्ट्रिंग जो होता है, ये फीमेल, इसी टेल रीजन पे इनके एग्स होते हैं। आर्गुलस में कहाँ था, बेली रीजन में, एकदम मिड रीजन में। और जो लर्निया होता है उनके टेल रीजन में, एंकर्स, ठीक है। इसीलिए इनको एंकर वर्म बोला जाता है। तो बेसिकली दे, ये जो इनके हुकलेट्स होते हैं वो क्या होता है कि वो हेल्प करते हैं अटैचमेंट के लिए, ठीक है। तो द क्रस्टेशियन पैरासाइट लर्निया, इट कैन ग्रो अप टू 12 mm, यूजुअली ब्राउट इन बाय नॉन क्वारंटाइन्ड फिशेस। जितने भी बेसिकली मेरी जहां तक नॉलेज है, ये लर्निया और आर्गुलस आपके, लर्निया हालांकि अभी कम जगहों पे नोट की गई है, लेकिन आर्गुलस आप बहुत सारी जगहों पे देख सकते हैं बहुत इजीली। लर्निया इन्फेस्टेशन भी हमारे रीजन में काफी है, ठीक है। लेकिन कुछ एक रीजन पे ये लोकलाइज्ड है, जैसे मधुबनी हो गया और फिर उस साइड के रीजन हो गए। तो आप जब भी आप अभी आप जब घर पे हो तो आप जरूर तालाब विजिट करो, और कभी ऐसे अपने फार्मर से इंटरेक्ट करने की कोशिश करो, तो शायद आपको पता चले उसमें लर्निया इन्फेक्शन पहले रहा है या नहीं है, या कुछ ऐसे कीड़े रहे हैं जो जिसमें अटैचमेंट जैसा रहता है, कुछ पिन जैसा चुभा हुआ, ठीक है। तो वो शायद आपको बता सकेंगे, ठीक है। और बेसिकली आपको ये दिख भी सकता है इन फील्ड। So these are the crustacean parasite Lernia. It can grow up to 12 mm, usually brown in by non-quarantined fishes. The symptom is white greenish threads hang out of the fishes के। So white greenish thread, तो जैसा मैंने आपको बताया था ग्रीन कलर के या ऑरेंज कलर के आप देखोगे ड्यू टू द कलरेशन ऑफ द एग। ये जो ट्रांसपेरेंट होता है ना, ये थ्रेड आउट रहता है, ये बाहर की ओर, ये जो रीजन है, ठीक है। विद एन इन्फ्लेम्ड एरिया और अल्सर एट अ पॉइंट ऑफ देयर अटैचमेंट, जो जहां पे वो अटैच करते हैं, क्योंकि जो इनका जो एंकर ऑर्गन है वो क्या करता है, वहां पे हिमोरेजेज क्रिएट करता है। तो वहां पे आप ऐसे अल्सरेशन देख सकते हो, या 3 पॉइंट हिमोरेजेज टाइप के आप वो साइंस देख सकते हो। क्लियर? बेसिकली व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ दिस एंकर वर्म इज दैट, ये जो फीमेल होते हैं, सेम एडल्ट फीमेल लीव करेगी, ये एग सैक हैंग होता रहता है। ये एग सैक क्या होगा, एक बार ये एग मैच्योर हो गया, दैट एग विल बी रिलीज द यंग वंस, और फर्दर आफ्टर द various molting period, they gone through with the nauplius and metanauplius stages, okay। और इसके बाद ये क्या होता है, कोपीपोडिड स्टेज में जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 5 कोपीपोडिड स्टेज होते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली दे ट्रांसफॉर्म्ड इनटू साइक्लोपॉइड स्टेज वेयर दे अटैचेस टू दिस पोस्ट। तो आपको बेसिकली क्या चीज याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो साइक्लोपॉइड स्टेज होगा लर्निया का, वो इन्फेक्टिव, मतलब जो इन्फेक्टिव स्टेज है। क्लियर? इन केस ऑफ लर्निया दिस वन इज द साइक्लोपॉइड स्टेज, ओके। मेल डाइज ऑफ आफ्टर कॉपुलेशन, एडल्ट फीमेल क्या करेगा, वो ले करेगी और मोल्टिंग होती है नोक्लियस, मेटानोक्लियस और फर्दर कोपीपोडिड स्टेज में। लेकिन बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो साइक्लोपॉइड स्टेज। क्लियर? ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो अगेन दीज आर whatever crustacean parasites are there, the treatment is basically all those insecticides, बेसिकली जितने भी ऑर्गेनोक्लोरीन या ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड है, वी कैन यूज these as a treatment tool, okay। So the adult parasite can be removed manually and the wound treated with antiseptic to prevent bacterial infection, ठीक है। तो उन ट्रीटमेंट के लिए आप KMNO4 यूज कर सकते हो, प्रोफाइलेक्टिक एजेंट है। जैसे कि जहां पे मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी पैरासाइट जब इन्फेक्ट करती है कहीं पे, तो वहां पे क्या होता है, वो एरिया ओपन हो जाता है, ठीक है ना। जो एपिडर्मल ब्रिजमेंट होने की वजह से वहां पे अल्सरेशन हो जाएगा, स्मॉल पिन टाइप हेमोरेजेस देख सकते हैं। तो ये क्या करता है, जो अदर अपॉर्चुनिस्ट पैथोजेंस हैं जो आपके एक्वेटिक मीडिया में ऑलमोस्ट एवरी टाइम रहते हैं,
वो क्या करते हैं अब इजीली वहां पे अटैच कर सकते हैं, प्रोलिफरेट कर सकते हैं, कोलोनाइज कर सकते हैं, जो उन्होंने ओवरकम नहीं कर पाए थे पहले ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस स्केल, ठीक है, या स्किन। अब क्या होता है जैसे ही इनका एपिडर्मल ब्रीचमेंट हुआ वहां पे क्या होगा, वो दे कैन अटैच एंड दे कैन प्रोलिफरेट। नेक्स्ट, so you can use it, you can see it by removing the removing by using forceps in pond. Permanganate treatment is only way short of a complete clean out. यानी पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है ना, दिस इज अ प्रोफाइलैक्टिक एजेंट. So basically, whether this is the Lernia or Argulus, you can move with the organochlorine and organophosphate compound, but you have to remind that must be डोज मस्ट बी केयरफुली गिवन. ठीक है, जो डोज होते हैं यदि जरा भी एक्सीड हो गया 35 टू 40 ml हम लोग जनरली यूज करते हैं, मतलब आप समझ लो कि कितना कम देते हैं हम लोग, 100 ml मैक्सिमम. यदि आप फर्दर देते हो तो वो एडवर्स इफेक्ट डालता है. और दूसरा चीज क्या होता है, चाहे वो ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड हो या ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड है, ये क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन का काम करता है. तो ऐसे फिश जो होते हैं थोड़े से रिस्की हो जाते हैं कंज्यूम करना. तो मिनिमल यूज ऑफ दीज एजेंट्स कैन बी डन बाय द प्रैक्टिशनर. क्लियर? Until and unless there is a heavy load of these parasite, you just avoid all these agents. क्लियर? आगे बढ़े. Yes, sir. नेक्स्ट वन इज सी लॉस. ठीक है, ये सी लॉस क्या होता है, ये है कोपीपोडिड ही है, सेम है. यानी आप एक क्रस्टेशियन की लाइफ साइकिल याद कर लो तो ऑलमोस्ट दिस इज द सेम. ठीक है, अर्गासिलस जो आपको बेसिकली आपको मैरीन वाटर में भी ये इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं. आर्गुलस फ्रेश वाटर में, लर्निया फ्रेश वाटर में, और अर्गासिलस ये फ्रेश वाटर में भी क्रिएट कर सकता है. बेसिकली फ्रेश वाटर कौन से, जो बेसिकली आपके एस्चुराइन वाटर है और मरीन वाटर है, वहां पे इस तरह के इन्फेक्शन आप देख सकते हो. ओनली फीमेल आर पैरासिटिक इन नेचर, है ना, मतलब ओनली फीमेल आर पैरासिटिक इन नेचर. और एंड सिंगल मीडियन आई ऑन द हेड टर्मिनल पार्ट ऑफ सेकंड एंटीना इज मॉडिफाइड इनटू हुक्स एंड फीमेल बियर्स 2 egg pouches. तो ये जो आप इनके देख रहे हो, जो आप ये आप आर्म्स जैसा जो देख रहे हो या हुकलेट्स जैसा जो देख रहे हो, ये मॉडिफाइड सेकेंड एंटीना है. ठीक है, अर्गासिलस क्या होता है, दिस इज अ मेंबर ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ पैरासिटिक क्रस्टेशियन दैट प्रे अपॉन फ्रेश वाटर एंड मरीन फिशेस. ओके, इट मे बी फाउंड ऑन द स्किन, फिन्स एंड गिल्स ऑफ फिशेस, बट इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली फाउंड ऑन द गिल्स. तो गिल रीजन पे ये बेसिकली आपको मिलेंगे. दे आर नोन बाय कॉमन नेम सच एज गिल लाइस. ठीक है, गिल लाइस बोलते हैं. दे कैन काउज सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी. क्यों ये सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये सबसे पहले तो सबसे ससेप्टेबल रीजन यानी कि गिल रीजन को इन्फेक्ट करता है. ठीक है, जिनसे एक फिश ब्रीथ करती है, ऑक्सीजन टेकअप करती है. क्लियर? दूसरी बात कि ये चूंकि सबसे ज्यादा सॉफ्ट ऑर्गन है, तो यहाँ पर चांसेस ऑफ इन्वेशन ऑफ सेकेंडरी पैथोजन आल्सो अकर्स. ठीक है, so they have also been implicated as vehicles for other fish diseases. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि many times these parasites also act as an intermediary host for other parasites. Clear? So Argacillus has a direct life cycle using only fish as a host. तो Argacillus जो है वो लाइफ साइकिल इसका डायरेक्ट है और फिश ही एक इसके एकमात्र होस्ट है. Argacillus can spend prolonged periods swimming free and mating takes place while the males and females are swimming. ठीक है ना, तो ये मेटिंग होने के बाद मेल और फीमेल ये फ्रीली मेट करते हैं. ठीक है, एंकर वर्म में यानी कि जिनके भी एग आपके हैंग करते हुए दिखते हैं, चाहे वो अर्गासिलस है या एंकर वर्म, ये मैट करते हैं फ्री होकर के. और इसके बाद क्या होता है, लेकिन आर्गुलस में क्या होता था, क्योंकि इनका जो एग रीजन है वो बेली रीजन है, बेली रीजन पे होता है, इसलिए इनको होस्ट को लीव करना होता है, तब जाकर के वो एग ले करेंगे किसी सॉलिड सरफेस पे. क्लियर? लेकिन इन केस ऑफ जो कोपीपोडिड अदर कोपीपोडिड्स है, जैसे कि लर्निया हो गया या अर्गासिलस हो गया, इसके केस में ऐसा नहीं होता है, ये फ्रीली मैट करते हैं. ठीक है, ड्यू टू देयर फिजिकल स्ट्रक्चर. ठीक है,
फ्रीली मैट करते हैं, और मैट करने के बाद ये जो फीमेल होता है वो पैरासिटिक हो जाएगी होस्ट पर, क्योंकि इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है ना अपने यंग वंस के लिए, ठीक है। तो ये वहां गए, और फिर जाने के बाद क्या होगा, वंस देयर एग्स विल बी मैच्योर इनफ, तो ये इनका मेम्ब्रेन ब्रेकअप होगा, और इसके बाद ये एग फर्दर उसमें जितना भी नोक्लियस या मेटानोक्लियस स्टेज में जाएंगे, फिर कोपीपोडिड स्टेज में जाएंगे, और ये कोपीपोडिड स्टेज फर्दर पैरासिटिक होगा फिश पे, ठीक है। तो यही है इनका बेसिकली, ये देखिए ये एंटीन्यूल्स है, ये हुक लाइक एंटेना मॉडिफाइड है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये जो 3 पेयर्स आप देख रहे हैं, ठीक है, एब्डोमेन, एब्डोमिनल लिम्स, then this is the egg pouch, clear? So this was about the Argacilla species. So you can see that fish act as a final host. Adult copepod, they leaves the host, they release their eggs. The nauplius larvae, after the molting, after several molting, they gone through with the nauplius and metanauplius stage. After the copepodid stage, these copepodid stage becomes a free swimming larvae which easily finds a host and attaches on it, clear? तो ये आपके बेसिकली जो क्रस्टेशियन पैरासाइट हैं उनके बारे में डिस्कशन था। और ट्रीटमेंट क्या है, तो बेसिकली द सेम ट्रीटमेंट यू कैन गो फॉर इट, बट एक सिंपल ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, यू कैन यूज इवन 1 to 2% साल्ट और NaCl, ठीक है, इन केस ऑफ फ्रेश वाटर। जितने भी क्रस्टेशियन पैरासाइट हैं यदि एक्वेरियम में हो गया तो आप साल्ट ट्रीटमेंट से उनको गेट रीड ऑफ कर सकते हो, उनको हटा सकते हो, ठीक है। बट इन केस ऑफ मरीन वाटर आप साल्ट नहीं यूज कर सकते हो, बट इंस्टेड यू कैन यूज द फ्रेश वाटर। बट दीज Argacilla species having a different tolerance range of salinity, ठीक है। ये क्या होते हैं, तो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। यूडी हेलाइन स्पीसीज जो होते हैं, इसलिए बेसिकली आप इनको ब्रैकिश वाटर, मरीन वाटर में आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। कभी कभी वही मछलियां जब माइग्रेट होकर के फ्रेश वाटर में वो आ जाती हैं तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। So you can remove these parasites by using the forceps or by preparing the wet mount preparation, and dosage of the chemicals based on their the active ingredient, that is the organophosphate, organochlorines, ठीक है। active ingredient कितना है, according to that you can use in your, okay। So I think that I will stop my class today here itself with these crustacean parasites. So next class we will learn about the nematodal infection. So if you have any confusion or any queries regarding this subject, you can ask. सर गार्लिक और अनियन पे सर रिसेंटली रिसर्च हो रहा है टू एक्ट एज एंटी पैरासिटिक सब्सटेंस फॉर फिश। तो सर क्योंकि वो जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स है वो बहुत ही प्रॉब्लम भी कॉज करते हैं, तो वो सर जो सब्सटेंस है वो कैसे एंटी पैरासिटिक एक्ट कर सकते हैं फिश? Very good, very good. I happen to know that you are aware of it. Garlic contains an active ingredient that is called allicin. So basically this has been seen that these compounds are able enough to remove these parasites, but you see the cost of a garlic, and again ये कमर्शियली अवेलेबल, हम जितनी भी हो, चाहे वो आप गार्लिक की बात कर रहे हो, इवन हम लोग नीम के पत्ते की यूज, नीम का पत्ता भी अजाराडिक्टिन जो है अभी लेटेस्ट पेटेंट हुआ है लास्ट ईयर, ठीक है, अजाराडिक्टिन का भी यूज कर सकते हैं। अजाराडिक्टिन एक्टिव कंपोनेंट है किसका, नीम का, ठीक है। क्योंकि ये कमर्शियली